बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे आप लोग। हमारा कोर्स जो है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का है। कोर्स कोड हमारे पास MGT 200 है। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद। आई डिड माई PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया। यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया जोहर बारू एक सिटी है मलेशिया के अंदर, वहाँ पे ये है। और मलेशिया के जोहर बारू का एक थोड़ा सा और भी प्रोमिनेंट रीज़न ये भी बताया जा सकता है कि जोहर बारू जो है वो सिंगापुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जोहर बारू और सिंगापुर बिल्कुल 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर होगा, बहुत क्लोज सिटीज़ हैं वो। मैंने PhD की 2013 मार्च में, एंड आई डिड माई MS मैनेजमेंट फ्रॉम कॉम्प्यूटेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबटाबाद। इसके साथ साथ जो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट में है वो है आपके पास HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन आई एम वर्किंग ऑन द कम्युनिटी लीडरशिप, और कुछ मार्केटिंग के एरियाज हैं जिन पर मैं काम करता हूँ। सो फॉर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गुड रिसर्च पब्लिकेशन एंड गुड रिसर्च बैकग्राउंड। करंटली आई एम वर्किंग विद कॉमसेट्स अटक कैंपस। जो हमारा कोर्स है वो ज़्यादातर फोकस हम इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हमारे पास क्या हैं, और कौन सी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैनेजर्स और मैनेजरियल जो रोल्स हैं उनको करनी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से मैनेजमेंट के रोल्स हैं जिनको फिजिबल बनाया जा सकता है कि वो अगर वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से जो है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का कोर्स लिया होगा, फिर करंटली आई होप कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स भी ले रहे होंगे। हमारे पास मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर हमारा फोकस यही होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैनेजमेंट के डिफरेंट इश्यूज आते हैं और जो मैनेजमेंट के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेजमेंट जो है किस तरह से टैकल करती है। बट बिफोर वी शुड स्टार्ट विद दैट सेक्शन कि हमारे पास मैनेजमेंट के इश्यूज क्या हैं और कौन कौन सी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक मैनेजर को या एक CEO को जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, हम उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है आपका देखेंगे कि हमारे पास जो है मैनेजमेंट का जो है वो मैनेजमेंट है क्या, ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट आपके पास कैसी होती है। देन वी हैव टू लुक एट द ग्लोबल इन्वायरमेंट के जो आपके पास ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो आपके पास किस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद फिर हम आपकी लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं हम उनके ऊपर भी बात करेंगे और उन ऑपरेशनल इश्यूज को किस तरह से बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे आज के जो है कोर्स कंटेंट का पार्ट होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन द कोर्स कंटेंट कि जो हमारी करंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का जो हमारे पास कोर्स है इसके अंदर हम कौन कौन से कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। दीज आर फ्यू ब्रीफ कंटेंट्स। इसके इंटरनल हमारे पास काफ़ी से इंटरनल कंटेंट्स हैं जो कि इससे रेलिवेंट है। हम बात करेंगे मैनेजर्स की और मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजर क्या है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ रोल जो है वो मैनेजर को प्ले करने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस किस्म के डिसीजंस जो है वो एक जो लीडरशिप को जो है वो लेने चाहिए और वो डिसीजन कितने टाइप के आपके पास होते हैं। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द मैनेजिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को सिर्फ डिसीजन नहीं लेने बल्कि उनको मैनेजमेंट भी करनी है, ठीक है। तो हम मैनेजर के डिसीजंस और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है हम उसके ऊपर बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। मैनेजमेंट के आपके पास 5 डिफरेंट थ्योरीज है, ठीक है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली जो है हमारे पास जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, इससे पहले हमारे पास क्या पैटर्न था और मैनेजमेंट की जो फील्ड थी इसने किस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। इनिशियली जो है मैनेजमेंट में क्या चीज़ डिस्कस की गई, फिर उसके बाद हमारे पास क्या जो है इम्प्रूवमेंट आई। हम जो है डिफरेंट थ्योरीज को जो है विद टाइम पीरियड हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो इवॉल्व कहाँ से हुई और करंट जो है मैनेजमेंट की हमारे पास स्टेट क्या है। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट के ऊपर फिर हमारी डिस्कशन रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इंटरनली जो है वो कुछ चीज़ों पर फोकस करती है ताकि वो अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से कैटर कर सके। इंटरनल इन्वायरमेंट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जिन चीज़ों पर फोकस रखती है अपना, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। अगर
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स बहुत अच्छे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, ठीक है, तो हम ये बात कहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली जो है वो इंटरनली जो है वो स्ट्रेंथन है, कि इंटरनली जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से हम बात करें तो अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है, ठीक है, और आपके पास टेक्निकल लेबर है और आपकी जो लेबर है वो वेल एजुकेटेड है और जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं और जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स हैं उनको मीट करती है, तो इट्स मीन कि आप जो हैं वो इंटरनली जो है आपकी कोर स्ट्रेंथ भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ साथ वो आपके पास है ह्यूमन स्किल स्ट्रेंथ, कि आप जो है इंटरनली जो है वो खुद को फील है कि इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ के अंदर भी। इस तरह हमारे पास ऑपरेशनल लेवल है, अगर आपके पास जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की हुई और आपके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल के टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं और आप जो है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आपने अपने जो प्रोसेस की कॉस्ट जो है उसको आपने रिड्यूस किया हुआ है, तो हम ये बात भी कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनली जो है टेक्नोलॉजिकली क्या हमारे पास स्ट्रेंथन है। तो इस तरह हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको हमने देखना है और हमने ये बात करनी है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिस्ट द स्ट्रेंथ्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ जो मैनेजर्स हैं उनका काम सिर्फ स्ट्रेंथ्स देखना ही नहीं है, बल्कि वो इसके साथ साथ जो है देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो ये आपकी वीकनेस है कि आप जो है एक बड़े इन्वेस्टर नहीं है, अगर मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपके पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते, आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, आपके पास जो है वो इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है कि आपकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहाँ के आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, वहाँ पर आपके पास थ्रेट्स भी हैं, आप ये देखते हैं कि मेरी जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स है वो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज के साथ जो है कितनी मैच करती हैं। मेरी जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स है वेदर दे आर कैपेबल टू कैटर द एक्सटर्नल स्ट्रेंथ्स, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको जो है मेरी स्ट्रेंथ्स जो है वो कैटर कर सकती हैं, ठीक है, वो उनको जो है वो रिजॉल्व कर सकती हैं, उनके लिए फिजिबल है या नहीं, आपने चीज देखनी। सिमिलरली आप ये देखते हैं कि मेरी इंटरनल वीकनेसेस कौन कौन सी हैं, कि मेरी वीकनेसेस हैं और इन वीकनेसेस की वजह से मैं जो हूँ थ्रेट्स जो हैं वो मेरे ऊपर जो है ज्यादा हावी हैं, ठीक है, कि एक्सटर्नल थ्रेट्स आपके पास जो है वो ज्यादा हैं और आपकी वीकनेसेस की वजह से वो इंटरनल स्ट्रेंथ आपके लिए जो है वो और प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही है। तो आपने इस चीज को बहुत देखना है और इसकी फिजिबिलिटी आपने देखनी है कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी को लूज करने में जो है वो अहम रोल अदा ना करें। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को जो है वो मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। वो टाइम बाय टाइम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती हैं, रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाती हैं, एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखती हैं और पर्पज़ उनका यही हमारे पास होता है कि हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करके ये जो वीकनेसेस हैं इंटरनल इनको है किसी तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ में जो है कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास हम बात करेंगे इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह की एनवायरनमेंट होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट, हम उसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिस्कशन हमारा रहेगी। देन वी हैव डिस्कशन ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। हमें पता है कि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट बहुत आम है, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बिल्कुल ही जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो चुके हैं और अब जो है हमारे पास दौर है इंटरनेशनलाइजेशन का, इंटरनेट का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है, ठीक है। तो हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टोटली आपके पास क्या है, वो आपके पास चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि जो दुनिया है, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, इट मीन दैट एवरीवन इज कनेक्टेड नाउ। तो इस कनेक्टिविटी की वजह से अब जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ एक जगह तक नहीं रह गए, बल्कि अब जो है वो ऑफ शोर बॉर्डर्स के उस पार भी जो है आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, ठीक है। अनदर चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे एथिक्स, सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी किस तरह फ्रूटफुल है, देन व्हाट इज द सोशल रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट आर द एथिक्स, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या होती हैं, हम उन पर बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर के तौर पे हम मैनेजर को देखेंगे कि
मैनेजर एक डिसीजन मेकर के तौर पर क्या क्या जो है रोल जो है वो प्ले कर सकता है। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैनेजर एज अ प्लानर एंड स्ट्रेटजिस्ट। हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट वो बंदा होता है जो कि आपके पास क्या करता है, स्ट्रेटजी डिजाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होते हैं कि विजन होता है, देन वी हैव अ मिशन, देन वी हैव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, देन वी हैव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमारे पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपके पास जो हैं वो आपको लीड करते हैं टुवर्ड्स योर मिशन अचीवमेंट, एंड द अचीवमेंट ऑफ द मिशन लीड्स यू टुवर्ड्स द विजन अचीवमेंट। हम इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे पास विजन क्या होता है, हमारे पास मिशन क्या होता है, इसके ऊपर हमारी ब्रीफ डिस्कशन रहेगी जब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। सिमिलरली जो है मैनेजर एक स्ट्रेटजिस्ट तो है कि उसने स्ट्रेटजी बनानी है, उसने एक रोड मैप बनाना है कि आप जो है अपने फ्यूचर को, जो अपना फ्यूचर जो आपका विजन है उसको आप अचीव कर पाएं। ठीक है, वो रोड मैप बनाने में स्ट्रेटजिस्ट आपकी हेल्प करते हैं। सिमिलरली अ प्लानर वो प्लान करता है आपके लिए एक्टिविटीज, आपके लिए जो फुल आपके पास जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसको वो देखता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट भी आपके पास इसके अंदर आती है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास मैनेजर जो है वो एज एन प्लानर और एज एन स्ट्रेटजिस्ट किस तरह से अपना जो है वो रोल प्ले करता है। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं वो फेवरेबल हैं, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये किस बेस पर बनाए जाते हैं। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी जो अथॉरिटी है हम उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोर ओवर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपके पास जो टास्क डेलीगेशन है वो हमारे पास क्या है। इस टॉपिक में हमारी एक और फोकस भी रहेगा, वो हमारे पास बात होगी सिनर्जी की, कि आपने जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी बल्कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है जो कि इंटरलिंक्ड है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, हर डिपार्टमेंट अपनी जगह पर क्या कर रहा है, टुवर्ड्स परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे लिए। तो हम इसमें यही बात करेंगे कि हमारे पास परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कनेक्टिविटी जो हमारे पास है, जिसको हम एक एचआर की जुबान में सिनर्जी बोलते हैं, द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस थिंग इज कॉल्ड सिनर्जी। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि सिनर्जी क्या है, क्या बेनिफिट्स है उसके। इसके बाद हमारी जो बात होगी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड कल्चर। हमारे पास जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है, उसका मकसद हमारे पास यही होता है कि हम जो अपने पास जो डिफरेंट टास्क डेलीगेट किए गए हैं, जो आपको डिफरेंट किस्म के काम दिए गए हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकें कि उनकी प्रोग्रेस क्या है। मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो है वो कंट्रोलिंग का जो है वो फंक्शन जो है यहाँ पर आता है कि आपने जो है डिफरेंट लेवल पे एम्प्लॉयज को जो है डिफरेंट टास्क डेलीगेट किए हुए हैं, और अब आपने देखना है कि वेदर दे आर वर्किंग प्रोग्रेसिवली और नॉट। तो उन टास्क की जो है प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए, उन एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल ठहराने के लिए आप क्या करते हैं कि आप आपके पास जो है वो कंट्रोलिंग जो है उसका जो है वो जो कंट्रोलिंग का जो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप जो है वो अडॉप्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में क्या करता है, हेल्प कर सकेगा। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हमने बात करनी है कि कल्चर की एथिक्स के साथ, कि कल्चर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स और जो आपके पास एम्प्लॉय एथिक्स है उनके अंदर किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। फिर हम इसके साथ साथ ये बात भी करेंगे, हमारे पास इस मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हम थोड़ी सी एडवांस टॉपिक्स होंगे। ठीक है, जिसको हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कल्चर का होना क्यों जरूरी है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर जो है वो एक रखते हैं कि आपने जो है और अपने एम्प्लॉयज को बाउंड करते हैं कि यू हैव टू फॉलो दैट कल्चर, तो उसका आपके लिए बेनिफिट क्या होगा, हम इसके ऊपर जो है डिटेल डिस्कशन हमारी रहेगी। इसके साथ हम बात करेंगे बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, 80s के अंदर आपके पास या 70s 60s के अंदर जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस था, तो उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो रिसोर्स नहीं समझा जाता, ह्यूमन को रिसोर्स नहीं समझा जाता। ह्यूमन को सिर्फ आपके पास जो है वो ये समझा जाता है कि आपके पास बस एक लेबर है, दैट्स इट। बट नाउ डेज आपके पास जो है फोकस शिफ्ट हो चुका है। नाउ ह्यूमन इज अ रिसोर्स। आपके पास जो एक ह्यूमन रिसोर्स है वो मतलब आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। आपने उसे एसेट के तौर पे कंसिडर करना है और उसे आपने डेवलप भी करना है, उसे आपने मोटिवेट भी रखना है, और उसकी जो कमिटमेंट लेवल है उसको भी आपने क्या करना है, इन्हांस करना है, बढ़ाना है। तो ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स के टॉपिक के अंदर के। आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट रख सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो प्रोग्रेस है उसको किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए किस तरह से एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय कमिटमेंट
मैनेजमेंट को इन्हांस करती हैं। तो इंशाल्लाह वी शुड डिस्कस दैट इन बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक। द नेक्स्ट वी शुड कवर मैनेजर एज अ पर्सन। मैनेजर जो है वो सिर्फ एक अच्छा डिक्टेटर या मैनेजर एक अच्छा जो है वो स्कॉलर, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैनेजर बीइंग अ पर्सन, उसे कैसे जो है वो होना चाहिए। हम जो है मैनेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द मोटिवेशन। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट रखना जो है वो जो है एम्प्लॉय की जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक मैनेजर जो है वो किस तरह से और कौन कौन सी डिफरेंट किस्म की जो मोटिवेशन स्ट्रेटजीज हैं वो अप्लाई कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सके, वो मोटिवेट रख सके और उनको जो है वो लॉन्ग टर्म में आगे जो है वो ले जा सके। जो हमारे पास और टॉपिक्स हैं हमारे पास इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास लीडरशिप के ऊपर हम बात करेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, मैनेजर के अंदर कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, और एक एम्प्लॉयज जो है उसके अंदर भी लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयज आपके पास जो लीडरशिप रिलेशनशिप है हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास लीडरशिप के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि लीडरशिप के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं। हम उन लीडरशिप स्टाइल्स को जो है वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन से हैं और ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को जो है वो मैनेज करती है। टीम्स एंड ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करेंगे कि हमारे पास मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो टीम और ग्रुप के हवाले से क्या क्या हैं। हमारे पास हर बंदा जो है इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कलेक्टिवली काम किया जाता है। एक टीम मेंबर के हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा और एक ग्रुप के अंदर भी जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम बनाते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं तो उनकी टीम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और जो ग्रुप है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होने चाहिए। आपने टीम और ग्रुप को बीइंग अ लीडर टास्क जो है वो किस तरह से आपने एलोकेट करने हैं, आपने जो है वो अथॉरिटी किस तरह से डेलीगेट करनी है, देन आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस तरह से देखना है। उसके साथ साथ आपने जो है अपनी ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रोग्रेस है उसको भी आपने मॉनिटर करना है। तो ये तमाम चीजें जो हैं हम जो है टीम्स और ग्रुप्स के अंदर जो है हम उसको टाइम बाय टाइम हम उनको डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, एट द लीडरशिप एंड एज वेल एज एट द एम्प्लॉय एंड, दोनों एंड पे जो है इसके जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम बात करें, अगर आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर है, ठीक है, जो भी डिसीजंस हैं जो रूल्स हैं वो क्लियरली आपको पता है और बताए गए हैं और कम्युनिकेट किए गए हैं, तो आपके लिए जो है वो आसानी है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। बट अगर कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं मैनेजमेंट के दरमियान और आपके पास लोअर मैनेजमेंट के दरमियान और एम्प्लॉयज के दरमियान, तो वहां पे आपके पास जो है डिफरेंट हर्डल या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए मे बी मैनेजमेंट को जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी जो है वो लेने पढ़ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, ठीक है, आपने ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में या इंग्लिश कंप्रेहेंशन के अंदर आपने 7 C's के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, हमारे पास क्लियरिटी के ऊपर, ठीक है, कंप्रेहेंसिव, सब चीजें आपने देखी है वहां पर। यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे मैनेजर्स के ऊपर कि मैनेजर्स के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि कम्युनिकेशन से आपके पास लिंक्ड है। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स एंड चेंज। यहाँ पर हमारे पास जो है बड़ी ब्रीफ डिस्कशन तो हम नहीं कह सकते, बट हमारे पास ये 3 ऐसे इश्यूज हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं। देन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी न किसी लेवल पर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स जरूर होती है। ठीक है, उस पॉलिटिक्स का मकसद क्या होता है, ठीक है, हमारे पास वो पॉलिटिक्स किस तरह से आपके पास कम की जा सकती है और आप किस तरह से उस पॉलिटिक्स से खुद को जो है वो बचा सकते हैं। द थर्ड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट का होना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स का होना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज का आना, इट मे बी प्रोडक्टिव। आपके पास ये तीनों चीजें प्रोडक्टिव हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक छोटी सी बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा मैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट खुद जनरेट करती हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने का मकसद आपके पास ये होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशंस जो है वो आइडेंटिफाई करना। सिमिलरली जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटेड नहीं है, मैनुअल है, आप हर चीज मैनुअल करते हैं और अब आप क्या कर रहे हैं कि आप हर चीज को क्या कर रहे हैं वो ऑटोमेट करना चाहते हैं, आप उसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं।
तो आपके तमाम एम्प्लॉयज जो हैं वो जो चेंज है ये ऑटोमेशन वाली उसके हक में नहीं होंगे, कुछ उसके हक में होंगे, कुछ आपके पास क्या होगा उसके खिलाफ होंगे। तो ये चेंज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और ये रेजिस्टेंस क्यों आता है हम इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। इस रेजिस्टेंस को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के अंदर से हम किस तरह से फ्रूटफुल जो है वो डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं, और इस डिस्कशन से हम किस तरह से डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी सारी चीजें जो हैं वो इस टॉपिक का हमारा पार्ट होंगी। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ पॉलिटिक्स, चेंज या कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ जो आपके पास है कि आपके पास मैनेजमेंट के रोल्स नहीं है, बल्कि जो आपके पास न्यू इन्वायरमेंट है, जो न्यू एरा है, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है और टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मॉनिटरिंग एज वेल एज एनहांसिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। दोनों एंड पर जो है इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो हम जो बात करेंगे मैनेजमेंट, हम बात करेंगे मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपके पास, आप फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल में जो आपकी सेल्स हुई है तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके पास सैलरीज का इम्प्रूव होना, आपके जो जितने आपके पास एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप उसको आप रिकॉर्ड में ला सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जो डिफरेंट डिसीजंस लिए डिफरेंट टाइम्स के दरमियान, आप उनको भी जो है वो ट्रांसक्राइब करके उनको भी आप अपने पास क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन एक बैंक आप बना रहे हैं ये आपके पास एक्ट होगा एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो आप इसके अंदर रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसका बिहेवियर कैसा है, कस्टमर सेगमेंट्स आपने बनाए, हर सेगमेंट का आप बिहेवियर नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रही क्या रही, किस डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो एज आपने ग्रुप बनाया उसके अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही। इसके साथ साथ आप ये बात भी कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो डिफरेंट सेल्स के पैटर्न क्या रहे सर्दियों में, गर्मियों में, विंटर्स के अंदर, ठीक है, समर्स के अंदर सेल्स ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पास जो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अपने कंपटीटर्स के ट्रेंड से सेव कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप अपने पास स्टोर कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्स रिकॉर्ड को देखें, हम प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड को देखें, हम एक्सपेंडिचर्स के जो रिकॉर्ड उनको हम देखें, तो वी कैन यूज दैट डाटा फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमारे पास क्या चीज है कि हम जो है वो कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, हम थोड़ी सी एस्टिमेशन करते हैं कि इन फ्यूचर हमें जो है वो क्या चीज हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, हम उसको देखते हैं। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम इस प्रीवियस डाटा को जो है वो यूज कर सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर हमारी सेल्स ये रही तो अगले 10 सालों में हमारी सेल्स का जो है पैटर्न क्या होगा, ठीक है। इस तरह सेम आप देखेंगे, आप जैसे वेदर की फोरकास्ट करते हैं कि अगले 10 दिनों का पता होता है आपको जी वेदर कैसा होने वाला है, तो दैट फोरकास्ट वाज एक्चुअली डिजाइन बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा, जो आपके पास प्रीवियस डाटा अवेलेबल है लास्ट ईयर्स का, उसके ऊपर बेस करते हुए वो प्रोडिक्शन होती है कि ऑलरेडी आपके पास फ्यूचर होगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज के अंदर हम बात करें, हमारे पास ICTs हैं आपके पास, ठीक है, इंटरनेट है आपके पास, लैन है, डिफरेंट ऐसी चीजें जो कि आपको डिफरेंट फंक्शंस के अंदर जो है वो फैसिलिटेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, दैट थिंग्स कम अंडर द टेक्नोलॉजीज। हम इसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन हमारे पास होगी। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही नहीं है, सिर्फ आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स और आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं है, बल्कि आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक डिफरेंट ऑपरेशंस आपके पास, उन ऑपरेशन की जो हैंडलिंग है, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको मैनेज करना, उसके अंदर जो एफिशिएंसी है और रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर है उसको तमाम के तमाम को हैंडल करना, ये हम अपने पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं वहाँ पर हम उनको जो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारी डिस्कशन रहेगी इनोवेशन के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर समथिंग न्यू टॉपिक्स कि आपके पास इनोवेशन क्या चीज है, आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या चीज है, ठीक है, और आपके पास जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपके पास क्या चीज है। अगर हम इनोवेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि अपने प्रोसेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की इन्हांसमेंट, इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं, ठीक है, दैट थिंग इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इनोवेशन। सेकेंडली हमारे पास है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आपके पास प्रोडक्ट का डेवलप होना, एक प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट का डिजाइन करना, उसकी डेवलपमेंट का जो पूरा फेज है, जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, हम उसके ऊपर बात करेंगे, पर्पस कैसे होती है। और उसके साथ साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा जो करंटली आपके पास बहुत ज्यादा इन है मार्केट के अंदर, दैट थिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई बिलीव इन 6th और 7th सेमेस्टर यू शुड हैव टू टेक द कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एक फुल फ्लेज कोर्स है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का। एट दैट थिंग इज व्हाट
वी एक्चुअली वांट फ्रॉम द बिजनेस स्टूडेंट कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बिकम एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर, हमारे पास कोई भी ऐसा बंदा जो कि क्या करता है, एक आइडिया जनरेट करता है, बिजनेस आइडिया जनरेट करता है, देन वो फाइनेंशियल जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, रिस्क लेता है, अपने फाइनेंस को लगाता है, देन वो उस बिजनेस को टाइम देता है, ठीक है, एंड देन उसको मॉनिटर करता है। दैट थिंग इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कि आप ऐसा बंदा जो कि अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करे, एक आइडिया जनरेट करे, अपने फाइनेंशियल लगाए, रिस्क ले, ठीक है, अपना टाइम दे, एंड इंशाल्लाह एट द एंड इफ ही इज सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना रिस्क ज्यादा लेंगे आपके पास सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, जितना आप अपने रिस्क कम लेंगे उतने आपके पास क्या होंगे, आपके पास सक्सेस के चांसेस जो आपके पास होंगे कम होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो कोर्स कंटेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर हम इसे स्टार्ट करें अपने आज के लेक्चर को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स में आप कौन कौन सी बुक्स जो है वो रिकमेंडेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके पास रॉबिन्स की है, ठीक है, रॉबिन्स एंड डेविड की बुक है हमारे पास, स्टीफन बी रॉबिन्स, और हमारे पास डेविड जो सेकंड ऑथर हैं इनके, आप इनका जो है 5th एडिशन या 4th एडिशन जो भी अवेलेबल है इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। हम इसमें से एडवांस टॉपिक्स जो कंटेंट्स हैं वो हम लेंगे। एंड सेकंडली हमारे पास होगा कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है, हमारे पास कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट जो है ये जॉन्स की है और जॉर्ज की है, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर जॉन्स है, जेनिफर है, चार्ल्स हैं, हमारे पास ये 3 ऑथर्स हैं। आप इसका जो भी एक न्यू एडिशन मार्केट में अवेलेबल है आप उसको जो है लेकर आगे जो है वो चल सकते हैं। तो ये हमारे पास कोर्स कंटेंट्स थे हमारे कोर्स के, हम इस कोर्स में जो है वो कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो आई होप दैट इंशाल्लाह यू विल हैव दीज बुक्स। इसके साथ साथ हम आपको जो है वो कोर्स कंटेंट्स भी देंगे, और कोर्स कंटेंट्स के साथ साथ जो है हम बात करेंगे आपके पास के आपके क्विज़ेस के ऊपर, आपके असाइनमेंट्स के ऊपर, आपके फर्स्ट सेशनल्स होंगे, सेकंड सेशनल होंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है ग्रेडिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता होगी, बट इसको मैं दोबारा आप लोगों के लिए जो है वो रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास जो है क्विज़ेस होंगे 4, हमारे पास इस सब्जेक्ट है इसके अंदर हम 4 क्विज लेंगे, इसके साथ साथ हमारी 4 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, इसके साथ साथ हमारी 4 ग्रेड डिस्कशंस होंगी, ठीक है, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और आप इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप आप क्या करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उस इसमें जो आपके ट्यूटोरियल हैं, जो आपके ट्यूटर्स हैं वो आपके जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास 2 सेशनल होंगे, एक हमारे पास फर्स्ट सेशनल होगा, ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो है वो सेकंड सेशनल होगा, ठीक है, और फाइनल जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास 50 मार्क्स का होगा। फाइनल टर्म्स के अंदर आपके पास ओवरऑल कोर्स जो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट के अंदर हम उसको जो है वो इंक्लूड करेंगे, बट जो हमारे पास फर्स्ट सेशनल का जो कोर्स हम जितना कवर करेंगे, हमारे पास 6 लेक्चर्स और 7 लेक्चर्स जो भी हमारे पास है वो आपके कोर्स का पार्ट होंगे, जबकि हमारे पास जो सेकंड सेशनल है, सेकंड सेशनल में आपके पास जो है जो फर्स्ट सेशनल पढ़ा है वो आपके पास सेकंड सेशनल के अंदर नहीं आएगा, बल्कि फर्स्ट सेशनल के बाद जो आप कोर्सेज पढ़ेंगे, जो आप लेक्चर जितने अटेंड करेंगे वो आपका पार्ट होगा इंशाल्लाह सेकंड सेशनल के अंदर। तो यहाँ तक फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल, क्विज, असाइनमेंट, ग्रेड डिस्कशन, ये आपका जो है 50 मार्क्स जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे फुल फ्लेज। तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है या कोई अकाउंटिंग, फाइनेंस या इस तरह कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, तो आप जो है फोकस्ड रहें, रीडिंग अपनी हैबिट डेवलप करें, बुक्स पढ़ें जो आपको दोनों रिकमेंड की हैं, तो आप इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर जो है आप 40 प्लस मार्क्स जो है आप वो इजीली जो है वो स्कोर कर सकते हैं, अगर आप क्या करें कि रेगुलर अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें और जो आपको हैंड आउट्स दिए गए उन्हें आप पढ़ें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपने ट्यूटर से जो है वो डिस्कस करें। तो हमारे पास 50 हो गए, पास फाइनल के हो गए, 50 आपके पास जो है इनिशियल जो आपके पास तमाम क्विजेज, असाइनमेंट, ग्रेड डिस्कशन, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल। तो आपने क्या करना है कि इस सब्जेक्ट में जो है वो पासिंग मार्क्स जो है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी वो है 50 आपके पास जो है वो पासिंग मार्क्स है, बट आई रिक्वेस्ट कि आपका जो फोकस है वो 50 के ऊपर ना रहे, बल्कि आप एटलीस्ट 80 प्लस पे खुद को क्या करें वो टारगेट करें, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम कह रहा हूँ, इसके ऊपर आप जो है 90s में भी ले सकते हैं, व्हाई नॉट, यू शुड टेक 4 GPA, आप फुल फ्लेज अपने कोर्सेज लें, बट डिपेंड ऑन कि आप जो है चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, आप वेदर आप अपने लेक्चर्स को रेगुलर रिवाइज करते हैं या रिवाइज नहीं करते, ये अब आपकी एक स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह से बनाएं। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास मैनेजर एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, इस तरह आप भी हमारे फ्यूचर मैनेजर्स हैं, आप BBA कर रहे हैं, आप हमारे फ्यूचर मैनेजर्स हैं।
हम बीबीए के बच्चों को समझते ही है कि हमारे पास ये फ्यूचर में मार्केट में जाके एज एन मैनेजर जो है वो एक्ट करेंगे। तो अभी से आपने भी अच्छी तरह से प्लान करना है, अच्छी तरह से आपने स्ट्रेटजी, आपने एक रोड मैप डिजाइन करना है कि मेरे पास 6 कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज के लिए मैंने किस तरह से अपने टाइम को जो है वो डिवाइड करना है और मैंने जो है वो बेस्ट जो है वो स्कोरिंग करनी है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आप जो हैं वो अच्छे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, आप एक अच्छे प्लानर भी हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप जो है इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छे ग्रेड जो है वो स्कोर करेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद अवर कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट की इश्यूज। हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर जो की कंसेप्ट्स हैं हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर द गोल्स एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट। ये हमारे पास 3 मेजर डेफिनेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पीपल वर्किंग टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्शंस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी जो बेस है वो जो है वो गोल्स के ऊपर ही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा आपके पास जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, वो फ्यूचर को देखती हैं अपने, और उन फ्यूचर्स को, फ्यूचर के अंदर जो भी वो खुद को जहां पर देखना चाहती हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड द विजन स्टेटमेंट, कि वो फ्यूचर में खुद को कहां देखना चाहती हैं। ठीक है, अपने विजन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो अपने गोल्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, गोल्स बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होते हैं, अपने मिशन स्टेटमेंट को जो है वो जनरेट करते हैं। तो पर्पस तमाम हमारे पास ये होता है ऑर्गेनाइजेशंस का कि जो हमने गोल सेट कर लिए हैं, जो हमें टॉप मैनेजमेंट से जो टास्क या जो गोल्स हमें मिले हुए हैं, जो हमारी प्रोग्रेस मैयर है एक्चुअली, वहां पर लोग जो हैं मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक्शंस लेते हैं। ठीक है, काम करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं जो उन्हें दिया गया था, और वो क्या करते हैं कि वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए फिजिबल जो है वो पाथवे आपके लिए जो है उसको वो बनाते हैं। गोल्स हमारे पास क्या है? as a desired future condition that organization seeks to achieve। एक desired future condition है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी हालत, ठीक है, एक ऐसी स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है इन द फ्यूचर, उसको अचीव करने के लिए वो क्या करती हैं? आपके पास गोल्स बनाती हैं। ठीक है, और उन गोल्स को फुलफिल करके आप क्या करते हैं कि अपनी जो फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट है उसको क्या करते हैं? आप अचीव करते हैं। गोल सेट करने का मकसद आपके पास ये भी होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर कर सकें। ठीक है, कि आपके पास एकदम गोल अचीव नहीं होगा, बल्कि गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? डिफरेंट फेजेस के अंदर अपने एम्प्लॉय की गोल बेस्ड जो है परफॉर्मेंस, उसको जो है वो इजिली मैनेज कर सकते हैं। जो हमारे पास थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है मैनेजमेंट का। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट रॉबिन्सन की बुक में आपने जो है ऑलरेडी मैनेजमेंट का कोर्स सब्जेक्ट जो है वो आपने फुल फ्लैज आपने देखा है। यहाँ पर मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है हमारे पास उसको हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आपने गोल सेट कर ली है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो कमिटेड हैं, काम करना चाहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करती है। ठीक है, और क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करती है। बट ये गोल्स कैसे अचीव करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन गोल्स के लिए जो कि रिसोर्स रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एलोकेट होंगे। ठीक है, रिसोर्स एलोकेट होने के बाद मैनेजमेंट आपके पास क्या करेगी कि वो प्लान करेगी, वो ऑर्गेनाइज करेगी, रिसोर्सेज को भी, लोगों को भी, आपके पास स्ट्रक्चर्स को भी, आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको भी वो मॉनिटर करेगी। फिर क्या करेगी? वो लीड करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे जो चारों फेजेस हैं, जो हमारे पास ये 4 डिफरेंट आपके पास, आई कॉल दैट मैनेजमेंट पैरामिड्स, जो आपके पास 4 मैनेजमेंट के पैरामिड्स हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बाय फेज होंगे। आप एकदम कंट्रोल करना शुरू नहीं कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको अपनी एक्टिविटीज डिजाइन करना होंगी, आपको ये देखना होगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, उस करने जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक्टिविटीज डिजाइन करना होंगी, उसके लिए आपको जो रिसोर्स एलोकेशन है वो आपको करना होगा, सब कुछ आपको देखना होगा। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप देखते हैं हमारे पास की एक्टिविटीज तो ऑलरेडी हैं, जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपको उन एक्टिविटीज के लिहाज से क्या करते हैं, वो टास्क जो है वो डेलीकेट करते हैं। फिर आप उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रिसोर्सेज हैं वो आप उनको देते हैं। फिर आप उन्हें लीड करते हैं कि ऑलरेडी डन। अब ह्यूमन रिसोर्स को पता है कि उन्हें करना क्या है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनको टाइमलाइन दी गई है। अब क्या करती है मैनेजमेंट? उनको लीड करती है। लीडिंग के अंदर वो उनको मोटिवेट भी करती है,
उनकी प्रोग्रेस है, उनकी रिवॉर्ड सिस्टम्स है, उनका पे स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के अंदर जो है उस चीज़ को जो है मॉनिटर करते हैं, उस चीज़ को बढ़ाते हैं। एंड देन थर्ड फेज, लास्ट फेज में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लीड करने के बाद जब हम सब कुछ कर चुके हैं फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को हम देखते हैं कि वाकया वो जिस रिक्वायर्ड प्रोग्रेस है उसके मुताबिक वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या वो उसके मुताबिक जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहे, उसको हम देखते हैं। हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमने बात की रिसोर्सेज, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इंक्लूड रिसोर्सेज, हमारे पास पीपल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके पास है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के बगैर आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो है वो ईच एंड एवरीथिंग है, बट अगर आपके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लोग आपके पास नहीं है, तो वो आपकी कोई भी चीज़ जो है वर्किंग कंडीशन में जो है वो पॉसिबल नहीं काम करेगी। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पीपल, जो लोग हैं आपके। देन आपके पास मशीनरी, आपने लोगों से जो है वो काम करवाना है, ऑपरेशंस करवाने हैं, उन ऑपरेशंस को करवाने के लिए आपको जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मशीनरी है कि मशीन आपको चाहिए, ठीक है, जो कि आपके पास प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग मशीनरी आपके पास जो है सेकंड चीज है, ये आपके पास अनदर इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। थर्ड चीज हमारे पास रॉ मटेरियल, आप जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल के बगैर वो प्रोडक्ट जो है अपनी कंप्लीशन फेज तक नहीं आ सकता। तो रॉ मटेरियल हमारे पास अनदर इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। रॉ मटेरियल का मिलना, रॉ मटेरियल का होना, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, हमारे डिफरेंट इश्यूज हैं जो आ सकते हैं, बट ह्यूमन इसको रिसोर्स इसलिए कंसिडर करती है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल चीप मिलेगा, सस्ता मिलता है आपको रॉ मटेरियल, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या होगा, वो आपको सस्ता बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल आपको एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट, वो भी आपके पास क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो हमने जो है अब रॉ मटेरियल डिफरेंट सोर्सेज से लाना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना, फिर आपके पास रॉ मटेरियल की क्वालिटी, ईच एंड एवरी इश्यूज हमारे पास हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ह्यूमन, वी कॉल दिस आ रिसोर्स, एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। इंफॉर्मेशन, स्किल्स, फाइनेंशियल कैपिटल्स, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो आप करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आप, अगर उसके पास लेटेस्ट और डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से डिजाइन नहीं कर पाएंगे। Another thing is the skill, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मशीनरी है, पीपल है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो बनाना है ये कैसे बनेगा, तो अगेन हमारे पास जो है प्रॉब्लम है। तो आपके पास स्किल्ड लेबर का होना अनदर जो है वो रिसोर्स है। सारी चीजें हमारे पास हैं बट हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, तो अगेन हमारे पास प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ आपके पास रॉ मटेरियल के साथ साथ जो हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है फाइनेंशियल कैपिटल, कि आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स है, मैनेजर्स आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसिंग द यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू मीट इट्स गोल, और ये तमाम जो रिसोर्सेज हैं इनको मैनेज करने वाले कौन हैं, वो मैनेजर्स हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो उन तमाम रिसोर्सेज के ऊपर सुपरविजन करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर हैंडल करें। और हैंडल करने का मकसद उनका क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको जो है किसी तरह से क्या कर सके आप, वो अचीव कर सके। तो हमारे पास ये कुछ एडिशनल कंसेप्ट है जिनको हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंट एडिशनल कंसेप्ट जो हैं वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में रिसोर्स कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपने रिपीट करें अपने पास रिसोर्सेज को, तो हमारे पास कौन सी चीजें हैं, पीपल है आपके पास, मशीनरी है आपके पास रॉ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स, देन वी हैव अ स्किल, एट द एंड वी हैव फाइनेंशियल कैपिटल। तो ये हमारे पास जो है 6-7 डिफरेंट आपके पास रिसोर्सेज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन रिसोर्सेज को जो हैंडल करने वाले वो हमारे पास कौन है, मैनेजर है। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स कि वो इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें, एंड द पर्पज इज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आप गोल फुलफिल करते हैं तो इट्स मीन कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो प्रोग्रेस कर रही है। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है अचीविंग हाई परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो हमारे पास है वो मेन पर्पस आपके पास क्या है कि आपने जो है वो हाई परफॉर्मेंस जो है वो आपने अचीव करनी है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल
तो उनका जो पर्पस है वो हमारे पास क्या है कि आपने अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कि आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को जो है किस तरह से जो है इन्हांस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पर्पस ही होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी गोल्स बनाती हैं, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं, जो आपके पास एंड पर्पस होता है वो हमारे पास यही है कि आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसके साथ साथ आप ये चीज भी देखें कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, खुद बहुत बढ़ेगी। वो किस तरह से, आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ लॉयल रहेगा। अगर आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल है तो एक लॉयल कस्टमर आपके लिए और कस्टमर भी क्या करेगा, वो ड्रैग करके साथ लेकर आएगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो यही चीज देखनी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं और जो हाई परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड अ गुड और सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पास के ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए गुड्स और सर्विसेज जो वो दे रहा है वो उसको उसी क्वालिटी की देनी है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ द कस्टमर, नो डाउट योर कस्टमर विल बी लॉयल विद योर प्रोडक्ट। आपके पास कंपनीज का जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस ही आपके पास यही होता है कि वो अपने पास कस्टमर की जो अटैचमेंट है, जो कस्टमर की लॉयल्टी है, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए और उस कस्टमर की जो ब्रांड लॉयल्टी है, ठीक है, ब्रांड के साथ जो अटैचमेंट है, जो ब्रांड की अवेयरनेस है, उसको बढ़ाने का मकसद ही यही होता है कि लॉन्ग टर्म तक कस्टमर क्या करे, आपके प्रोडक्ट को याद रखे और आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड या कोई भी सर्विसेज आपके पास हैं, अगर आप वो अपने कस्टमर को देते हैं, ठीक है, और वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं, तो कस्टमर क्या होगा कि आपकी हाई परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में आपका कंट्रीब्यूटर होगा। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। चेनवन एंड एडिडास मैनेजेस हिज फर्म टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, चेनवन आपके पास पाकिस्तान में एक ब्रांड नेम है, एडिडास हमारे पास वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड नेम है। ठीक है, इतने अरसे से तो है एडिडास भी काम कर रहा है, चेनवन भी काम कर रहा है, एंड स्टिल दे आर वर्किंग वेल इन द मार्केट। व्हाट इज द रीजन? दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्लाइंट। जो कस्टमर है उसकी डिजायर्ड के मुताबिक, जो उसकी विश है उसके मुताबिक क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। चेनवन नो डाउट इट इज बिट एक्सपेंसिव बट दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो आपके पास क्लाइंट, कस्टमर फिर भी जाता है, क्लाइंट फिर भी कमिटेड है, वो चेनवन से परचेज करता है। एंड रीजन बिहाइंड कि आपके पास क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपके पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि आपके पास फिर भी लोग जो है जाते हैं। ठीक है, एडिडास आपके पास जो है स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड जो है रिकग्नाइज प्रोडक्ट हैं इनके प्रोडक्ट्स हैं, और उनके प्रोडक्ट्स की रिकग्निशन की मेन आपके पास जो वजह है वो आपके पास यही है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप जो हैं क्वालिटी जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आपको उसके मुताबिक क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट जो है उसको आप वो दे रहे हैं। तो अगर आप अपनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखेंगे और अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे तो नो डाउट कि आप मतलब के लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सर्विसेज सेक्टर के अंदर बात करें, फिजिशियन, नर्सेज एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर सीक टू प्रोवाइड हीलिंग फॉर द सिकनेस। अब ये हमारे पास तमाम सर्विसेज है, यहाँ पर आपके पास कोई गुड्स या प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके पास जो फिजिशियंस होते हैं, जो आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स आपके पास जहाँ भी आप जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि चेकअप किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं है, ठीक है, आपको दवाई दे दी जाती है, आप उसके बाद जो है रिकवरी है आपकी। तो जितने भी हमारे पास सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं आपके पास कि आप जाते हैं, आपको ट्रीटमेंट देते हैं, चेक करते हैं, आपको देन मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, अगर एडमिशन केस, ऑपरेशन आपके पास, सर्जरी का इशू है तो वो सर्जरी में हेल्प करते हैं। देन नर्सेज आपकी केयर करती हैं। ठीक है, एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है आपके पास कि जहाँ पे आपको सर्विसेज जो है बेहतर से बेहतर जाती हैं। तो आप हमेशा वो हॉस्पिटल प्रेफर करेंगे जहाँ के आपके पास जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छी तरह से चेकअप करें, उनकी दवाई जो है वो आपके पास क्या हो, वो कुछ कंट्रीब्यूटिंग हो टुवर्ड्स हीलिंग यू, आपके पास ऐसा आपके पास हो। ठीक है, फिर देन हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल की सफाई होना, वहाँ पर
हर चीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आप ऐसे अस्पताल को हमेशा प्रेफर करेंगे कि जिसका स्टाफ जो है वो कोऑपरेटिव हो, डॉक्टर्स जो हैं वो कमिटेड हों, वहाँ पर जो इंटरनल जो आपके पास सफाई है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी आपके पास हो, और आपके पास जो है वो समथिंग एडमिशन सर्जरी का सेटअप है, मशीनरी आपके पास सबके सब नहीं हो, ठीक है, और आपके पास एक ऑपरेशन सर्जरी के बाद एक आफ्टर केयर जो फैसिलिटी है वो आपके पास बहुत ज़्यादा एक अच्छी हो, कैंटीन आपके पास अच्छी हो, समथिंग बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अस्पताल सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, एम्बुलेंसेज जो आपके पास इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको सपोर्ट करें, हर चीज़ जो है ये आपके पास सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। जहाँ पर जितना सपोर्ट आपको मिलेगी आप उस हॉस्पिटल की तरफ क्या करेंगे वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुड्स की क्वालिटी देखी, बट अगर आप यहाँ पर सर्विस के अंदर भी अपनी क्वालिटी, ठीक है, कमिटमेंट आपके पास, ठीक है, आप अगर शो करते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपके पास कस्टमर जो है वो आपके पास वो ज़्यादा आएगा। आपने आमतौर पर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपके पास स्टाफ कोऑपरेशन ज़्यादा है, ठीक है, और सफाई ज़्यादा एक अच्छी है, और वहाँ पे एक रिस्पेक्ट दी जाती है आपको, कस्टमर को, पेशेंट्स को, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत सारा रश नज़र आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पाकिस्तान हम बात करें तो हमारे पास जो है जितने मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं दे आर मोर इन डिमांड। वाई कि हमारे पास सर्विसेज, फिर हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग जो है, मशीनरी, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मैकडोनल्ड आपके पास अगेन आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, या मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट प्रोवाइड बर्गर्स, फ्राइज एंड शेक्स दैट पीपल वांट टू बाय, जो लोग लेना चाहते हैं उनके टेस्ट के मुताबिक क्या करते हैं वो आपको जो है अपनी क्वालिटी देते हैं। और आप देखें मैकडोनल्ड सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड है, कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उसके मुताबिक अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो नो डाउट कि आप अपने मार्केट शेयर को इन्हांस करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस हमें हेल्प करती है दैट वी शुड मेजर दैट हाउ इफेक्टिवली एंड हाउ एफिशिएंटली मैनेजर्स यूज रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई कस्टमर एंड अचीव गोल। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एफिशिएंसी एंड सेकंड थिंग इज द इफेक्टिवली, ठीक है। जो मैनेजर्स को जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, हमने बात की रिसोर्सेज के, हमारे पास पीपल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास जो है वो स्किल्स आपके पास हैं, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। मैनेजर कितने अच्छे तरीके से उन तमाम रिसोर्सेज को यूज करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो जो है अचीव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट व्हाट इज एफिशिएंसी एंड देन वी शुड डिस्कस अबाउट द इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी अ मेजर ऑफ हाउ वेल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू अचीव अ गोल, ठीक है। हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से आपने रिसोर्सेज को यूज किया ताकि आप अपने जो गोल्स हैं उनको क्या कर सकें, आप जो है वो फुलफिल कर सकें। यूजुअली मैनेजर मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज टू मेंटेन द सेम गोल। अगर हमारे पास मैनेजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आप अपने इनपुट को कम करते हैं ताकि आपके पास आउटपुट आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो वही रहे, बट इनपुट आप कम करते हैं। इसका मकसद आपके पास ये होता है कि इनपुट आप कम कर रहे हैं बट आउटपुट आपके पास वो आ रही है जो आप चाहते हैं, जो डिजायर्ड लेवल है, जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है उतनी ही आ रही है। इट्स मीन कि आप इनिशियली इंटरनली क्या कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट जो है उसको क्या कर रहे हैं, आप वो रिड्यूस कर रहे हैं कि आपने अब इसके अंदर आपके पास ये भी चीज है कि आप अपनी इनपुट को किस तरह कम करेंगे, आउटपुट वही है जो आप चाहते हैं। इसमें एक चीज तो आपके पास ये है कि आप अपनी जो है टेक्नोलॉजी अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो आप न्यू इंट्रोड्यूस करवाएं। आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी का मकसद ही आपके पास यही होता है कि आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली आप क्या कर रहे होते हैं कि इंटरनल प्रोसेस की कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है और आउटकम आपको वही देती है जो कि आपकी वो डिजायर्ड लेवल होता है, रिक्वायरमेंट होता है। इफेक्टिवनेस की हम बात करें अगर तो अ मेजर ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस of the goals chosen, are these the right goals and the degree to which they are achieved। effectiveness कि जो हमने गोल बनाए थे क्या वो ठीक थे, ठीक है। अगर वो गोल्स आपके ठीक थे जो आपने बनाए हैं तो उन गोल्स को आपने किस लेवल तक जो है आपने उनको अचीव किया। यहाँ पर हम एक और बात ऐड करने चलें कि गोल्स आपके पास होते कितने टाइप के हैं। आपने गोल्स की जो है डिफरेंट फिजिबिलिटीज देखी हैं, हमने बात की थी हमारे पास, आपने इनिशियली जरूर पढ़े होंगे ये चीज कि आपके पास गोल्स जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट, आपके पास गोल स्पेसिफिक हो, ठीक है। देन हमने बात की थी वो मेजरेबल हो, ठीक है, उनको मेजर किया जा सके, ठीक है।
आपके पास क्वांटिटी, उनके अंदर कोई वैल्यू ऐसी हो जो कि मेजरेबल आपके पास हो, देन वो अचीवेबल आपके पास हो, देन आपके पास ये हो कि टेंजिबल आपके पास हो, ठीक है। आप उनके साथ कोई टाइम लाइन जो है वो डिजाइन करें, ठीक है। आप जो अपने गोल्स के अगर टाइम के इतने टाइम के अंदर ये गोल अचीव हो जाएगा तो आपने मीन कि आपने जो टी वाला सेक्शन है स्मार्ट का उसको आपने कवर किया, ठीक है। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल आपके पास हो, ठीक है, आपके पास। देन हमने बात की कि हमारे पास जो है उनके साथ टाइम लाइन जो है उनके जो है वो ऐड होना बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो जरूरी आपके पास है। इसको हम थोड़ी इसकी और डिटेल देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन मैनेजर्स चूज द करेक्ट गोल एंड देन अचीव देम। अगर आप एक अच्छे और करेक्ट गोल, ठीक है, जो हमने क्वालिटीज बताई, स्मार्ट का हमने फैक्टर बताया, अगर आप उसके ऊपर उस गाइडलाइन पे अमल करते हैं कि वो जो चूज करते हैं और उनको अचीव कर लेते हैं, इट्स मीन के ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो एक अच्छी लेवल पर जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के हमने दो पैरामीटर्स आपको बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की एफिशिएंसी की, ठीक है, कि आपने कितने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया और आपने अपने गोल्स को अचीव किया। सेकंड हमने बात की इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस में हमने बात की कि आपने जो गोल चूज किए, ठीक है, वो कितने अच्छे तरीके से आपने अचीव किए। अब यहाँ पर गोल बात की जा रही गोल्स की स्पेसिफिकेशन की। जो गोल आपने बनाए क्या वो अचीवेबल थे? अगर थे तो आपने कितने % जो है उन गोल्स को अचीव किया। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो कि जो गोल बनाए उनको वो अचीव भी कर सके। देन हम बात करेंगे हमारे पास मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस हैं। हम मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को जरा देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास हेनरी वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब द 4 मैनेजरियल फंक्शन व्हेन ही वाज द सीईओ ऑफ अ लार्ज माइनिंग कंपनी इन द लार्जर 80s। 4 जो मेन फंक्शंस आपके पास मैनेजमेंट के हैं, हु इज द डिस्कवरी, किसने ये डिस्कवर किया आपके पास हेनरी ने 1980s के अंदर, 80s अर्ली 80s में आपके इन्होंने डिस्कवर किए, ठीक है। नोटेड दैट फॉयल नोटेड दैट मैनेजर्स एट ऑल द लेवल operating in for profit or not for profit organization must perform each of the functions of, whether you are working in the profitable organization or whether you are working in the non profit organization। कोई किसी भी लेवल का एक मैनेजर है, ठीक है, उसने जो है वो 4 फंक्शंस जो है वो जरूर जो है वो करने हैं। उन 4 फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज है? प्लानिंग है, ठीक है। और जो मैनेजर अच्छा है वो प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज, वो एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। देन वो लीड करेगा, मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉयज को। एट द लास्ट वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, एवेल्युएट करेगा, ठीक है, मॉनिटर करेगा उन एक्टिविटीज को, ठीक है, उन तमाम एम्प्लॉयज को जिसको रिसोर्सेज देकर उसने कोई ना कोई प्लानिंग के मुताबिक कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो असाइन की है। तो ये हमारे पास 4 मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। हमारे पास जो 4 मैनेजमेंट फंक्शंस हैं इनमें हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास प्लानिंग में हम क्या करते हैं? गोल जो है उन्हें हम चूज करते हैं, गोल बनाते हैं अपने पास। देन ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? वर्क टुगेदर, हम क्या करते हैं कि एक्टिविटीज असाइन करते हैं, इकट्ठा जो है वो काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंटरलिंकेज हम जो है वो क्रिएट करते हैं। देन हम लीड करते हैं, हम कोऑर्डिनेट करते हैं बिटवीन द एक्टिविटी विच ऑलरेडी असाइन, हम जो है एम्प्लॉयज को जो है वो मोटिवेट करते हैं यहाँ पर। एंड देन एंड क्या करते हैं? हम कंट्रोल करते हैं, दैट वी मॉनिटर एंड मेजर द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। हम उनकी एक्टिविटीज क्या करते हैं? वो मॉनिटर करते हैं। अगर हम प्लानिंग को देखें हमारे पास, तो प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट गोल्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग का असल मकसद हमारे पास क्या है कि एक रोड मैप डिजाइन करना, एक पाथ वे बनाना कि इस रास्ते के ऊपर चलकर इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है, और इन गोल्स को अचीव करते हुए आप क्या करेंगे? अपना जो फ्यूचर गोल है उसको आप अचीव कर लेंगे। हमारे पास 3 स्टेप्स टू गुड प्लानिंग हमारे पास क्या है? विच गोल शुड बी परस्यूड, हम किस तरह के गोल्स जो है वो हम बनाएं। विच हाउ शुड द गोल बी अटेन्ड, गोल किस तरह से अटेनेबल होंगे, उन्हें आप किस तरह से अचीव करेंगे। हाउ शुड रिसोर्सेज बी कलेक्टेड, जो आपने रिसोर्स, जो आपने गोल्स अपने बनाए हैं उनके लिए रिसोर्स किस तरह से एलोकेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्स क्या होंगे, गोल्स आप उनको अचीव कैसे करेंगे। थर्ड, उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से आएंगे। अगर आप इन तीनों प्रॉपर्टीज जो गोल्स की हैं इनको आप प्लानिंग के अंदर अपने पास रखें तो यू विल बी अ गुड मैनेजर। आप एक अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे और एक आप अच्छी तरह से क्या कर सकेंगे? अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हुए अपनी एक्टिविटीज जो है वो मैनेज कर पाएंगे। द प्लानिंग फंक्शन डिटरमिन्स हाउ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट द ऑर्गेनाइजेशन इज एंड डिटरमिन द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां भी हमने बात की कि इफेक्टिव एंड इफेक्टिव, ठीक है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव दोनों कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहे हैं। मैनेजर कितनी अच्छी तरह से जो है वो प्लान करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपनी गोल की जो है चॉइस करते हैं, ठीक है, और उन जो गोल्स के लिए जो चूज कर लिए गए उनके जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उनको जो है वो देखते हैं
और फिर उनको जो है वो रिसोर्सेज को और गोल्स को लिंक करके किस तरह से हम जो है अपनी रिक्वायर्ड जो है इन गोल्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, अपना पाथवे जो है उसको जो है डिजाइन, एक रोड मैप जो है उसको जो है वो डिजाइन करते हैं। ये हमारे पास बात की हमने प्लानिंग के ऊपर। ऑर्गेनाइजिंग मेजर क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर दैट बेस्ट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर एंड अचीव द गोल। हमारे पास जब आपने गोल्स बना लिए, आपने रिसोर्सेज दे दिए, तो अब एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज के अंदर आप इस चीज को देखें कि आप जो है हर काम हर बंदे को नहीं देंगे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास क्या होते हैं कि डिफरेंट लेवल की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं डिफरेंट तरह के काम करने के लिए। तो आपने जो गोल्स बनाए हैं, आपने जो रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, ठीक है, आपने उन गोल के मुताबिक करने हैं, और उन जो रिसोर्सेज को आपने देना है डिफरेंट लोगों को, वो अपने उन लोगों को देना है जो कि अपनी फील्ड के अंदर, अपने काम के अंदर क्या है वो एक्सपर्ट है। ठीक है, तो आपने हर एक को जो है रिसोर्स नहीं दे देना, बल्कि जो बंदा जो काम कर सकता है उसकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक, उसकी स्किल्स के मुताबिक आपने क्या करना है, उसको आपने रोल देना है। दैट थिंग आल्सो कम अंडर द ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर्स विल ग्रुप पीपल इनटू द डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टास्क परफॉर्म्ड। ठीक है, जो भी आपने काम करना है और जिस तरह का काम करना, अगर आईटी के एक लोग हैं उन्होंने आईटी का काम करना है, तो आपके पास एक आईटी का सेक्शन अलग हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग हो जाएगा, ऑपरेशंस का आपके पास अलग होगा, एचआर मैनेजमेंट मैनेजर्स का वो आपके पास अलग हो जाएगा। तो आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बंदा है, इट्स एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेम स्किल्स। आपके पास एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एचआर डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ठीक है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिन के लोग सारे के सारे होंगे। अगर आप बात करते हैं अपने पास ऑपरेशनल लेवल, तो वहां पे सारे के सारे वो लोग जो कि ऑपरेशंस हैंडल करते हैं वो लोग होंगे। ठीक है, इस तरह आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है, तो वहां पर तमाम के तमाम वो लोग जो कि रेलिवेंट से आईटी से रेलिवेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, उनको आप वहां पर रखते हैं। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बनना है एक्चुअली आपके पास क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज। आप अपनी एक्टिविटीज को, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। ऑफ कोर्स जो हमने बताया कि आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो बनना है, इसका मकसद आपके पास क्या है, द पर्पज इज हमारे पास कि आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इज लीडिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो आपके पास स्ट्रक्चर काम करता है बनाने में। दिस स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू व्हाट दे वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल्स। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास, जो आप हिरार्की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं, इसका पर्पस आपके पास क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें कि वो जो गोल अचीव करने जा रहे हैं उनको वो जो है कंफर्टेबली और बेस्ट पैटर्न के बेस्ट मैनर में जो है उसको वो अचीव कर सकें। द अनदर फंक्शन वी हैव मैनेजमेंट के कोर फंक्शन जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है लीडिंग। ठीक है, इन लीडिंग मैनेजर्स डिटरमिन डायरेक्शन, state a clear vision for employees to follow and help employees understand the role they play in। इसके अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीडिंग के अंदर। मैनेजर्स क्या करते हैं, वो डिटरमिन करते हैं डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लानिंग में भी सेट की थी अपनी डायरेक्शन। स्टेट अ क्लियर विजन फॉर द एम्प्लॉयज टू फॉलो। ये ऑर्गेनाइजेशन को, ये एम्प्लॉय को बताते हैं कि भाई आपका ये काम है, आपने इस चीज को इस तरह से जो है वो करना है, आपका जो एंड आउटकम है वो ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ये बताते हैं। ठीक है, आप मैनेजर्स के अंदर जो है वो रोल असाइन करते हैं। आप कहते हैं जी ये आपका मैनेजर है, ये आपका जो है सब मैनेजर है, ये आपके एम्प्लॉयज है, ये आपका लो लेवल है। आपके पास डिफरेंट हिरार्की है, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट। ये हमारे पास इसी तरह का एक फंक्शन है जिसको आप देखते हैं, ताकि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान जो है वो सिनर्जी आ सके, ब्रेक डाउन ना आ सके, हर बंदा जो है अपनी मर्जी ना करे, बल्कि ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू आंसर समबॉडी। वो किसी न किसी को आंसरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ये हमारे पास काम है। लीडरशिप इन्वॉल्व अ मैनेजर यूजिंग पावर, इन्फ्लुएंस, विजन, प्रिसॉशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर जो है आपके पास लीडर अपनी तमाम की तमाम मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है, उसको यूज करते हुए क्या करता है, गोल्स को अचीव जो आपके पास जो है एम्प्लॉय से करवाता है। द आउटकम ऑफ द लीडिंग फंक्शन इज हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो लीडिंग का जो मेन पर्पज है वो आपके पास क्या है कि आपने एम्प्लॉयज के अंदर दो चीजों को जो है बहुत ज्यादा बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क एज वेल एज विद द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो कमिटमेंट लेवल है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए। सेकंड चीज आपके पास ये है कि आपने इस तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके पास मोटिवेटेड रहे। ठीक है, तो लीडरशिप का मेन पर्पज आपके पास ये है कि आपने अपने पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स यू हैव टू सेट लाइक दिस दैट द आउटकम ऑफ दैट थिंग इज motivation and commitment towards the work.
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है वो हमारे पास है कंट्रोलिंग। हमने देखा प्लानिंग में कि आपने गोल सेट किए, ऑर्गेनाइजिंग में आपने जो है डिफरेंट लोगों को जो है टास्क असाइन किए, लीडिंग के अंदर आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया, उनके अंदर कमिटमेंट आपने बढ़ाई कि वो काम करें, वो गोल्स अचीव करें। कंट्रोलिंग के अंदर अब आप क्या कर रहे हैं, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब आप एवेल्युएट कर रहे हैं कि जो टास्क दिया गया था उसकी करंट प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ये आपके पास जो है कंट्रोलिंग के सेक्शन में आता है। इन कंट्रोलिंग मैनेजर्स evaluate how well the organization is achieving its goal and take corrective action to improve the performance। अगर आपके पास प्रोग्रेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड गाइडलाइन या जिस डायरेक्शन में आपको जाना था आप नहीं जाते, व्हाट मैनेजर्स डू, दे टेक द करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसके अंदर मेजर्स लेते हैं, आपका जो काम आप कर रहे हैं अगर वो ठीक नहीं कर रहे तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो ये करेक्टिव एक्शंस क्या करते हैं, मैनेजर्स को दोबारा उस ट्रैक पर ले आते हैं जिस पर उसको होना चाहिए था, ठीक है, ताकि आप अपने जो डिजायर्ड आउटकम है आप उससे जो है वो डिस्कार्ड ना हो बल्कि आप वो अचीव कर सके। मैनेजर्स विल मॉनिटर इंडिविजुअल्स की यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग, देन एज वेल एज विद द डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन इफ द डिजाइन परफॉर्मेंस हैज बीन अचीव्ड। यहाँ पे मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को नहीं है देखना, बल्कि वो इंडिविजुअल एज वेल एज डिपार्टमेंट एज वेल एज होल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट है डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस पे, और जो डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस है इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो आपने देखा कि तीनों चीजें आपस में लिंक हैं। अगर इंडिविजुअल अच्छी तरह से आपके पास परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस है वो आपके पास इनहांस होगी। अगर आपका डिपार्टमेंट अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा तो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी। एंड व्हाट इज द आउटकम, अल्टीमेट आउटकम हमारे पास क्या है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जो करना है वो इनहांस करना है, और वो पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास इंडिविजुअल एज वेल एज डिपार्टमेंट सब मिलकर आपके पास उसके लिए काम नहीं करेंगे। द आउटकम ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन इज द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एंड आउटकम हमारे पास क्या है कि आपने परफॉर्मेंस के अंदर इफेक्टिवनेस भी लानी है और एफिशिएंसी भी लानी है, ठीक है। तो ये आपके पास कंट्रोलिंग यहाँ पर आपको जो है वो सजेशंस भी देगा। वाई शुड स्टडी मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का जो कोर्स ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। तो आप जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस का कोर्स इसलिए ले रहे हैं कि उन स्केर्स जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आप कितना फ्रूटफुली और बेस्ट वे में उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका इस कोर्स का क्या है कि हेल्प पीपल डील विद देयर बॉसेज एंड को वर्कर्स। आपकी जो कोऑर्डिनेशन है विद योर कोलीग्स, विद योर बॉसेस, वो आपके पास किस तरह की होनी चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा कोर्स इस चीज के अंदर। ओपन अ पाथ टू अ वेल प्लेइंग जॉब एंड सेटिस्फाइंग कैरियर, ठीक है। आपके लिए जो है जॉब्स और कैरियर्स के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है वो किस तरह से आप ले सकते हैं, और अपनी जॉब के अंदर आप किस तरह से बेटर वे में जो है वो जो है आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज को भी आपने देखना है, ये भी आपके पास मैनेजमेंट प्रैक्टिस का जो है पार्ट है। फिर हम बात करेंगे अपने पास कुछ डिसीजन रोल्स की, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको जो है वो कवर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है डिसीजन रोल्स हैं, इन्फॉर्मेशन रोल्स हैं, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। हम आज के लेक्चर की अगर हम समरी की बात करें तो हमने आज के लेक्चर में जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स हमने उनको देखा। फिर हमने देखा कि हमारे पास मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग है आपके पास, ठीक है, फिर आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है, फिर वो लीडिंग है, और एंड पे हमारे पास क्या है वो मॉनिटरिंग है। तो ये 4 फंक्शंस हमने देखे। हमने जो है देखा कि आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपके पास जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उनको पढ़ना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की कितने डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और हर लेवल के अंदर जो है वो किस तरह की हिरार्की होनी चाहिए और किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। फिर हम बात करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग की। कभी भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि आपके पास डिफरेंट फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, आपके पास एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। तो रीस्ट्रक्चरिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। हम मैनेजमेंट के ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के मैनेजमेंट ट्रेंड्स जो कि आपके पास HR मैनेजमेंट के अंदर सपोर्ट करते हैं आपको, वो क्या है और उनको हम किस तरह से एक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे मैनेजरियल रोल्स की। इसमें हमारे पास बात होगी इंटरपर्सनल रोल की, इंफॉर्मेशनल रोल की और डिसीजन रोल्स की। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हम जो है इस तमाम कंटेंट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।